हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों हम लोग ने ईएमआई के काफी सारे वीडियोस देख लिए हैं, लगभग सारी कॉन्सेप्ट्स कवर हो गई है। इस वीडियो के एंड में हमें एक टेस्ट भी देना है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बचे हैं वो कवर करेंगे और एंड में एक टेस्ट देंगे। टेस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक कर दी गई है, आप लोग जाके क्लिक करोगे और टेस्ट दे सकते हो। इसके अलावा किसी बच्चे कोई भी डाउट रहे ना बच्चों, वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दिया हुआ है, आप लोग जहां पे अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हो और उस पर हम लोग जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, आज शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट के साथ। बच्चों इंडक्टर क्या है? इंडक्टर करंट के चेंज को अपोज करता है, ये हम लोग जानते हैं। इंडक्टर करंट के चेंज को अपोज करता है। साथ साथ एक बात और याद रख लो, इंडक्टर के बारे में बहुत काम में आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग करते वक्त। इंडक्टर के अंदर जनरली फ्लक्स कंजर्व रहता है, वो फ्लक्स से चेंज को अपोज करता है, ये बात जानना। इस बात पर हम लोग और डिटेलिंग करते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? एल इंटू आई या फिर एम इंटू आई। एल सेल्फ इंडक्टेंस, एम म्यूचुअल इंडक्टेंस, और एल इंटू आई भी नेट फ्लक्स होता है और एम इंटू आई भी नेट फ्लक्स का फॉर्मूला है। हम लोग ने इस पर डिटेलिंग कर लिया है। ठीक है, मैं इस पर और बातें प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान करूंगा, हालांकि हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। अब अगर मैंने एक बैटरी को डायरेक्टली सिर्फ एक इंडक्टर से लगा दिया तो यहां पर करंट चेंज होने में जो पैटर्न होता है वो एक अलग तरह का पैटर्न है। इंडक्टर भरपूर तरीके से करंट को बढ़ने में रोक रहा होता है, क्योंकि यहां पे पहले फ्लक्स जीरो था, स्विच जैसे ही क्लोज करेंगे ये इंडक्टर दम लगा के रोकेगा, और ये जिस तरह से रिस्पॉन्ड करता है ये एक सडन रिस्पॉन्स है। मतलब इसको ना जो भी होना है ये कुछ ही देर में खत्म हो जाता है, कुछ ही देर में इसका रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है, कुछ ही देर में यहां पे करंट मैक्सिमम फ्लो करने लग जाएगा जो भी फ्लो कर सकता है, और उसके बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर एलआर सर्किट में थोड़ा सा भेदभाव होता है। एलआर में क्या होता है, अपना एक रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस क्या करता है, ये करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होता है। इंडक्टर क्या करता है, करंट के चेंज को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होता है। दोनों में फर्क है ना, दोनों में फर्क है। मैं इसे देखने के लिए मैं ये एक्सप्रेशन देख सकता हूं, ई क्या है, एल क्या है, ई बाई डी आई बाई डी टी, मॉड ऑफ डी आई बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। करंट बढ़ रहा है घट रहा है मैटर नहीं करता है। और इसी तरह R इज इक्वल टू वी बाई आई, हम लोगों ने इस पर बातें की है। मैं बोलता हूं रेजिस्टेंस करंट को अपोज करती है, उसी तरह इंडक्टर करंट के चेंज को अपोज करती है। देखो ये एक्सप्रेशन समझाता है, ये ईएमएफ है, ये वोल्टेज है, यहां पे आई, यहां डी आई डी टी। जैसा बिहेवियर रेजिस्टेंस देता है करंट को, वैसा बिहेवियर इंडक्टर देता है करंट के चेंज को। ठीक है, फिलहाल अगर ये बातें सबको समझ में आ गई तो हम लोग वापस एलआर सर्किट की डिटेलिंग और करते हैं आगे। तो अगर ये एल है, ये आर है, यहां पे एक बैटरी लगा दी गई, यहां पर एक स्विच लगा दिया गया जो भी ओपन है, और इसे जस्ट हम लोग क्लोज करते हैं टाइम जीरो पे बच्चों, तो क्या होगा, करंट यहां से फ्लो करना स्टार्ट करेगा पहले आस्ते आस्ते। तो जब करंट ग्रो कर रहा है, इंडक्टर भरपूर तरीके से रोक रहा है, इंडक्टर भरपूर तरीके से रोक रहा है। ठीक है, इंडक्टर शुरुआत में तो एकदम दम ला के रोक रहा है, बिकॉज यहां पे फ्लक्स जीरो था और वो चाहता था कि उसके अंदर फ्लक्स जीरो ही रहे। जैसा मैंने बताया, इंडक्टर फ्लक्स कंजर्व करना चाहता है। अगर फ्लक्स जीरो था, चाहेगा जीरो ही रहे। अगर फ्लक्स अब बढ़ रहा है तो इंडक्टर उस फ्लक्स के बढ़ने को रोकना चाहता है। ठीक है, इस तरह से वो काम कर रहा है अपना, इस तरीके से वो काम कर रहा है। और समय के साथ जब करंट बढ़ता जाएगा, ठीक है, उस इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर होती जाएगी। बच्चों फॉर्मूला क्या था मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का? हाफ एल आई स्क्वायर, मैंने बात किया था, हम लोग पीछे के वीडियोस में देख सकते हैं इसे। तो मान लो कुछ देर बाद, ये टी जीरो पे क्लोज होने के कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम टी। बच्चों ऐसे प्रॉब्लम में जहां पे सर्किट बनती है ना, क्लोज सर्किट, हमेशा पहला इक्वेशन जो बन सकता है वो होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, केवीएल। ठीक है, इस सर्किट में अगर हम लोग यहां से यहां जाते हैं, अगर ये वोल्टेज को हम लोग वी ना लिख के ई लिख दें, तो अपने लिखते हैं कि यहां पे वोल्टेज राइज हुई, क्योंकि यहां पे करंट ग्रो कर रहा था समय के संग। तो ये एक ऐसा बैटरी बनता है जो करंट को ग्रो नहीं करने देना चाहता है। मैंने बात किया था, इंडक्टर एक बैटरी की तरह बिहेव करती है जब भी करंट चेंज हो रहा होता है। करंट अगर बढ़ रही है भाई, तो वो एक बैटरी बनेगा जो करंट को ना बढ़ने दे। करंट घट रही है अगर, तो वो एक ऐसा बैटरी बनेगा जो करंट को ना घटने दे। ठीक है, करंट इंडक्टर हमेशा अपोज करता है करंट के चेंज को। तो यहां से यहां जब अपने गए तो क्या हो रहा है, यहां पे एक ड्रॉप हो रहा है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। कोई दिक्कत नहीं, एल हो गया इंडक्टेंस, डी आई बाई टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब यहां करंट पहुंचा आई, वापस यहां से यहां ड्रॉप, तो माइनस आई आर। ठीक है, करंट के फ्लो के अलॉन्ग ड्रॉप होता है, रेजिस्टेंस में तो जानते ही है, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है। इज इक्वल्स टू जीरो, राइट।
इसी इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, इसी इक्वेशन को बच्चों सॉल्व किया जाता है। इसे हम लोग लिख देते हैं ई माइनस आई आर एल डी आई बाई डी टी। मैं ये सारे स्टेप्स इसलिए बता रहा हूं बिकॉज किसी भी स्टेप पर क्वेश्चन बन सकता है। और अपने इसी स्टेप को लिखते हैं डी आई बाई ई माइनस आई आर इक्वल्स टू डी टी बाई एल, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है भाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। करंट समय के संग बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जब भी इंटीग्रेशन है बच्चों तो ये एक्सप्रेशन याद कर लो, dx बाई ए माइनस बी एक्स इक्वल्स टू सी डी टी। तुम्हें अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो जब भी ऐसा एक्सप्रेशन होता है उसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट होता है a बाई बी 1 माइनस ई टू पावर माइनस बी सी टी। जो बच्चों का मैथ्स को लेकर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है या लगता है कि भाई फॉर्मुलाइज याद नहीं हो रहा है या फिर इंटीग्रेशन देखने से डर लगता है, भाई थोड़ा बेसिक मैथ्स तो सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिजिक्स से हमेशा वो डर बना रहेगा। और अगर लग रहा है मैथ्स में ऐसी कमजोरी है ना, पहले काइनेमेटिक्स या बेसिक मैथ्स वाले टॉपिक पहले कवर कर लो। मैं बोलता हूँ काइनेमेटिक्स जब अपने बढ़िया से कर रहे होता है ना तो बहुत जगह बेसिक मैथ्स का एप्लीकेशन बहुत अच्छे रूप से आता है। तो स्टेप 1 होता है ना अपने काइनेमेटिक्स बढ़िया से सीख ले, उसी दौरान हम लोग कुछ बेसिक मैथ्स पर ज़्यादा काम कर भी लेते हैं लगे हाथ। तो ये ज़रूर ध्यान रखो कि बेसिक मैथ्स तो आना ही चाहिए। तो अब ये क्या हो रहा है, यहां पर भी वैसे ही कुछ फॉर्म है। अगर ऐसा कुछ फॉर्म रहे तो x जैसे यहां पे i है तो अच्छा रिजल्ट कैसा है, x इक्वल्स टू या फिर i इज इक्वल्स टू a बाई बी। बच्चों a क्या है यहां पर e, b क्या है यहां पर r, 1 माइनस e टू द पावर। बच्चों b क्या है यहां पर, b सेकेंड टर्म है, क्या है ये r, b c t, c क्या हो गया 1 बाई एल। ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया फॉर्मूला। मैं चाहता हूं सब लोग याद रखें किसी भी ग्रोइंग एलआर सर्किट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू ई बाई आर 1 माइनस ई टू पावर आर एल इंटू टी। और माइनस साइन था, मुझे माइनस साइन यहां पे लगा देना होगा। समझ आ रहा है कैसे हुआ? ये एक्सप्रेशन को मैंने इससे कंपेयर किया, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका रिजल्ट कुछ ऐसा होता है, तो एनालॉगसली इसका रिजल्ट भी कुछ ऐसा होगा। जैसे यहां पे ए है वैसे यहां पे ई है, बी वैसे वहां पे आर, सी वैसे वहां पे 1 बाई एल। एक्सप्रेशन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई गेस। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बताना। ठीक है, I इज इक्वल टू ई बाई आर। हम लोग जानते हैं ई बाई आर क्या है। देखो अगर यहां पे इंडक्टर को मैं एक तार की तरह मान लूं, एक सिंपल वायर की तरह, तो यहां पे करंट कितना फ्लो करता, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस है ना। तो अगर ये इंडक्टर कोई तरह का रोक टोक या कोई तरह की रुकावटें नहीं दे रहा है, हम लोग इस E बाई आर को I नॉट लिख सकते हैं और 1 माइनस ई टू पावर इसे T लिख दिया T। भाई देखो पावर ना डायमेंशनलेस होना चाहिए, कोई भी चीज का पावर जो होता है डायमेंशनलेस होना चाहिए। कभी सोचो, इमेजिन करो, क्या तुम कभी भी सोच सकते हो कि यूनिट होगा kg टू द पावर मीटर या सेकंड टू द पावर मीटर? नहीं ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ये बताता है कि अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है मतलब पावर डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो यहां पे टाइम है, इसके जवाब माइनस आर बाई एल है। तो बच्चों अगर माइनस आर बाई एल है मतलब ऊपर टाइम है, मतलब एल बाई आर का डायमेंशन भी टाइम होगा। अपने साइड में लिख देते हैं एल बाई आर को एक कांस्टेंट नाम देते हैं, इसे लिखते हैं टाउ एल। इसका नाम क्या है बच्चों, इसे हम लोग नाम देते हैं क्योंकि इसका डायमेंशन टाइम वाला है, इसे हम लोग लिखते हैं टाइम। और किसी भी गिवन सर्किट के लिए अगर हम लोग एल और आर बता दें तो ये कांस्टेंट होगा, इसे हम लिखते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है, हम लोग फटाफट एप्लीकेशन भी करेंगे इन बातों पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं। हम लोग यहां पे लिखते हैं माइनस टाउ एल। तो फॉर्मूला क्या बना बच्चों, I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ एल। बना कैसे ये भी देखो, कई जगह पे ये भी काम में आ जाता है। वो पहला स्टेप क्या था वो कैसा है वो भी देखो, वो भी बहुत जगह काम में आ सकता है। और ये जो रिजल्ट आया बच्चों ये याद रखना है, I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ एल, जहां पे टाउ एल एक कांस्टेंट, इसका नाम है, इसका वैल्यू है एल बाई आर। मतलब अगर एल की वैल्यू बड़ी होगी तो टाउ एल बड़ा होगा, है ना, और आर की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो टाउ एल की वैल्यू छोटा होगा, एंड सो ऑन। हम लोग इस पर इसके फिजिकल मीनिंग पर अभी डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं। दो फिजिकल मीनिंग पे बात करना शुरू करें तो हम लोग समझ सकते हैं कि इंडक्टर अगर बड़ा होता है तो करंट स्लोली बढ़ेगा। ठीक है, करंट स्लोली बढ़ेगा, और यही बात ये टाइम कांस्टेंट बताता है। टाइम कांस्टेंट बताता है कि टाइम कांस्टेंट क्या है, मैं फिर भी एक बार रफली बता दूं। टाइम कांस्टेंट बताता है कि 63% ऑफ मैक्सिमम करंट आने में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। उस सर्किट में अगर मैक्सिमम करंट कोई मान लो 10 एम्पियर हो सकता था, तो उस सर्किट में 6.3 एम्पियर करंट ग्रो करने में, रीच करने में कितना टाइम लगेगा। शुरू कर रहे हैं जीरो से, और अगर 10 एम्पियर मैक्सिमम पहुंच सकता है, 10 एम्पियर क्या हुआ, ई बाई आर, है ना।
अगर 10 एम्पेयर मैक्सिमम हो सकता है तो 6.3 एम्पेयर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? बच्चों इनडायरेक्टली ये बताता है कि करंट ग्रोथ फास्ट होगा या करंट ग्रोथ स्लो होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है I = I0 1 - e to the power - t/τ L। ये फॉर्मूला बढ़िया से सबको याद होना चाहिए। ठीक है, ये रिजल्ट बढ़िया से याद होना चाहिए बच्चों। इसके लिए ग्राफ भी बना सकते हो और फटाफट काम की बातें यहां पे नोट करनी है। अब ये बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट जो बात आप नोट कर रहे हैं। पहली बात बच्चों, अगर टाइम डालते हैं 0, टाइम डालते हैं 0 मतलब स्टार्टिंग टाइम, तो e to power 0 कितनी होती है? 1 1 - 1 कितना होता है? 0। तो I0 × 0 कितना होता है? 0। तो I की वैल्यू कितनी होगी यहां पे बच्चों? I की वैल्यू होगी यहां पे 0। हाँ है ना, I की वैल्यू होगी यहां पे 0 होगी। नंबर 2, अगर t की वैल्यू टावल के बराबर है, t की वैल्यू अगर टावल के बराबर है, ठीक है, तो हम लोग यहां पुट करते हैं I = I0 1 - e to power τ/τ L, है ना, मतलब टावल एक वैल्यू है 2-5 मिलीसेकेंड जो भी। तो मैं अगर यहां पुट करता हूं बाई, तो ये e to power -1 बन जाएगा। सॉल्व करते हैं e to power -1 1 - e to power -1, ये सॉल्व करने पे 0.63 I0 के लगभग आती है। ठीक है, मतलब ये वो टाइम है जिस टाइम में 63% ऑफ मैक्सिमम करंट फ्लो करने लग जाता है। नंबर 3 बच्चों, अगर टाइम टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, काफी देर से सर्किट ऑन है, ऑन करके छोड़ दिए, करंट बढ़ते 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 अपने मैक्सिमम पहुंच गया, जितना बढ़ सकता वो बढ़ गया, अब वो और नहीं बढ़ सकता। तो करंट अगर और नहीं बढ़ेगा तो इधर देख सकते हैं I = I0 1 - e to power लगभग e to power -∞। बच्चों अगर e to power -∞ है मतलब ये टेंड करता है 0 को। e to power बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर, मतलब 1/e to power ∞। 1/ बहुत बड़ा नंबर बच्चों लगभग 0 की तरफ होता है। 1 - 0 मतलब 1, मतलब I लगभग I0 की तरफ टेंड करता है। ठीक है, तो क्या क्या बात याद रखनी है यहां पर, उसे ध्यान देते हैं। पहली बात, टाइम 0 पर करंट 0 है, इसका मतलब टाइम जैसे ही तुम स्विच ऑन करते हो, एक ग्रोइंग LR सर्किट में जैसे स्विच ऑन करते हो, सबसे पहली चीज क्या होगी? इंडक्टर भरपूर तरीके से अपोज करेगा करंट के फ्लो को। बोलेंगे भाई हम लोग तो फ्लो करने देंगे ही नहीं। शुरुआत में वो भरपूर तरीके से अपोज करने वाला है करंट के फ्लो को। ठीक है, दम लगा के। शुरुआत में इंडक्टर बिहेव करता है कैसे? एकदम बिहेव करता है कि वो एक इनफाइनाइट रजिस्टर है, बिहेव एज इनफाइनाइट रजिस्टर, या फिर बोल सकते हो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है उस समय वो। मैं चाहता हूं याद कर ले भाई, शुरुआत में इंडक्टर लगता है मान लो खुली हुई सर्किट की तरह, वहां पे कुछ है ही नहीं, तार खुला हुआ है मान लो। हम लोग इस बात को बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं, मैं बात करता हूं आगे इस पर। और इन्फिनिटी पर करंट कितना हो रहा है? I0, मान लो इंडक्टर है ही नहीं। शुरुआत में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगी या फिर एक इनफाइनाइट रेजिस्टर की तरह बिहेव करती है भाई इंडक्टर, और कुछ बहुत देर बाद इंडक्टर एक शॉर्ट सर्किट वायर की तरह बिहेव करने लग जाती है। मान लो पूरा एक तार है, बस कॉइल नहीं है, कोई तार है, बस शॉर्ट सर्किट या फिर जीरो रेजिस्टर की तरह बिहेव करती है। ठीक है, और बच्चों इस पर ना डिटेल अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में करेंगे। मैं फिर भी एक झलक दे दूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगर हम लोग कहीं पे एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया, एक इंडक्टर लगा दिया गया, ऐसा कुछ भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा दिया गया, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है, R है, यहाँ पे L है, यहाँ पे R है ना, और मैंने यहाँ पे एक स्विच लगाया और जस्ट ऑन किया और बोला जा रहा है टाइम 0 पर कितना करंट फ्लो करेगा। ये कोई R1 है, ये कोई R2 है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। टाइम 0 पर जैसे स्विच ऑन करते हो यहां करंट घुस ही नहीं पाएगा, बिकॉज इंडक्टर भरपूर तरीके से अपोज करेगा, बोलेगा भाई हम मेरे में फ्लक्स 0 था, हम चाहते हैं फ्लक्स 0 ही रहे, हम लोग कुछ नहीं चाहिए कि हम लोग के क्रॉस यहाँ पे करंट का चेंज हो। ठीक है, सारा करंट सीधा यहां से फ्लो करेगा, तो यहां पे नेट करंट होगा सिर्फ E/R2। ठीक है, मैं काम करता हूं, मैं फटाफट एक एप्लीकेशन दिखाता हूं। देखो एक क्वेश्चन देखना है आप फटाफट। तो कंसीडर द सर्किट शोन इन फिगर, फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी अ लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। बच्चों यहां पे दिखाया जा रहा है, ये स्विच को मान लो क्लोज किया गया, ये EMF E है, ये कोई R1 R2 L। ठीक है, यहां पर क्या होगा? करंट मान लेते कुछ ऐसे भी फ्लो करना चाहेगा, करंट यहां से जब निकलेगा कुछ ऊपर भी जाएगा, कुछ इधर भी जाएगा। एक बात समझो, ये जो R2 है इधर में कोई कुछ नहीं, और तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है? इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है? E। तो बच्चों इस वाले वायर में कितना करंट फ्लो करेगा? E/R2। हाँ या ना?
इस वाले वायर में कितना करंट फ्लो करेगा, E/R2। जो वोल्टेज अपने यहां पर लगाए हैं ये इसके अक्रॉस है और यही वोल्टेज यहां पर भी आ रहा है, हाँ या ना। तो बच्चों कितना करंट फ्लो करेगा इस वाले वायर में, E/R2। ये दोनों पैरेलल में लगाए हुए हैं। तुम इस R2 को देखे डरो मत कि भाई सर आप तो सीधा सिर्फ R1L के लिए बताएं, ये R2 क्या कर रहा है। ये बस पैरेलल में लगा दिया गया है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बस। तो यहां फ्लो कर रहा है E/R2, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है फाइन। अब यहां पे बचा हुआ करंट, बाकी करंट यहां भी फ्लो कर रहा है, ये पैरेलल में ही है। मान लो ऊपर वाले पार्ट को अगर भूल जाए हम लोग तो सिर्फ नीचे वाला पार्ट को देखो, तो एक सिंपल LR सर्किट है ये। तो फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बच्चों लॉन्ग टाइम का मतलब क्या हुआ, इस इंडक्टर वाले तार को तार मान लो, कितना करंट फ्लो करेगा यहां पर, E/R1। तो फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी, तो भाई क्या है ये E/R2 यहां से, ठीक है, E/R1 यहां से और सब यहां से मिलके वापस आ रहे हैं। मतलब नेट करंट कितना होगा, E/R1 प्लस E/R2, हाँ या ना, ठीक है। ये हो गया नेट करंट, E/R1 प्लस E/R2 हो गया नेट करंट। नाउ सपोज द स्विच इज ओपन एट T0 पे मान लो ये वापस स्विच खोल दी गई। तो अब ये नेक्स्ट पार्ट होगा, मैं उस पर बाद में बात करता हूं। स्विच ओपन करना मतलब हम लोग का डीके सर्किट हो गया, मैं इस पर सेकंड पे आता हूं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था। हम लोग वापस आते हैं डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट। तो अगर मान लो किसी इंडक्टर में क्या क्रॉस बैटरी लगी हुई थी और मैं अचानक स्विच खोल देता हूं, तो वापस यहां पर जो होगा ना वो बहुत स्पॉन्टेनियस होगा, वो फटाफट हो जाएगा। एक्चुअली होगा क्या, यहां पे जो भी फ्लक्स है ना, उसमें जो भी एनर्जी थी ना, वो सब यहां पे स्पार्क के फॉर्म में जनरेट होकर लॉस होगा। बिकॉज वो फ्लक्स कंजर्व करना चाहता था और देखा कि भाई सर्किट अचानक से खुल गई, वो अपना सारा एनर्जी जो होगा यहां पे खत्म करेगा। वो ट्राई करता है कि भाई फ्लक्स कंजर्व रहे, बट ऑब्वियसली सर्किट खुल गई तो एनर्जी के फॉर्म में वो लॉस होना ही है। अब क्या होता है कि अगर मैं एक LR सर्किट की बात करता जो ऑलरेडी यूज हो रही थी, इसमें करंट फ्लो कर रहा था, और यहां पे हमने एक और तार लगा दें ऐसे, चलो ठीक है। मान लो मैंने ये सर्किट बंद किया और उसके बाद मैंने ये सर्किट खोला, ठीक है, मैंने ये सर्किट खोला, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जो भी, और ये काफी देर पहले बंद रखी हुई थी, काफी देर पहले तक हम लोग ये बंद रखे थे, काफी देर पहले यहां पे करंट फ्लो कर रहा था इस तरह, है ना, काफी देर आराम से पहले करंट फ्लो कर रहा था। और जैसे हम लोग ने ये बंद किया और ये खोला, ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हुआ कि इसमें अंदर जो भी करंट फ्लो कर रहा था वो ये रास्ता लेके जा रहा है, ठीक है। तो देखो भाई, रेजिस्टर लगातार एनर्जी को हीट के फॉर्म में वेस्ट करता है और इंडक्टर लगातार एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में स्टोर कर रहा था। अब क्या हो रहा है, इंडक्टर के अक्रॉस जो है वो करंट आस्ते आस्ते घटेगा। कैसे घटेगा, यहां पे जो भी एनर्जी थी वो ये कंज्यूम कर रहा है। इंडक्टर चाहेगा अपना लेवल बेस्ड कि भाई उसके अक्रॉस जो भी करंट था वो कंजर्व रहे, वो मेंटेन रहे, फ्लक्स ना बदले, फ्लक्स ना बदले वो चाह रहा है। बिकॉज अल्टीमेटली इंडक्टर फ्लक्स को कंजर्व रखना चाहता है, ठीक है। इंडक्टर चाहता है कि भाई फ्लक्स यहां पे कंजर्व रहे, पर जैसे ही यहां पे करंट बदलने लगा, यहां पे करंट बदलने लगा, इंडक्टर को खल रहा था भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नहीं था, तो आस्ते से करंट खत्म हो रहा है, पर फटाफट नहीं खत्म हो रहा है, ग्रेजुअली खत्म हो रहा है। इंडक्टर चाहता है करंट का डिके को या करंट के चेंज को रोके, बस उसका इतना ही काम है। करंट किसके बेस पे फ्लो कर रहा है, इंडक्टर में जो मैग्नेटिक एनर्जी ना उसके कॉस्ट पे फ्लो कर रहा है अभी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अपने यहां पर बेसिकली केवीएल से शुरू किया जाता है वापस से। तो कोई भी टाइम की बात करता है, एट एनी टाइम टी, यहां पे क्या हो रहा है, एल डी आई डी टी इज इक्वल्स टू, है ना, इज इक्वल्स टू आई आर। मैंने पोटेंशियल बराबर किया बच्चों, आई और आर दोनों फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों पॉजिटिव है, एल पॉजिटिव है, पर डी आई डी टी नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन दिया। क्यों, समय के संग करंट घटेगा, बिकॉज सोर्स ऑफ एनर्जी तो हट गया है, ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, किसके बेस पे चल रहा है, इसके बेस पे चल रहा है। और ये कौन सा एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, फॉर्मूला क्या है, हाफ एल आई स्क्वायर। समय के संग आई घटेगा और उसी की एनर्जी के बेस पर ये चलने वाला है। तो मैंने केवीएल लगाया, माइनस एल डी टी इक्वल्स टू आई आर, ठीक है ना। अपने लिखते हैं यहां पर इस डी आई डी टी को, इस डी आई डी टी को लिखते हैं डी आई बाई आई इज इक्वल्स टू माइनस आर बाई एल इंटू डी टी, है ना, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा माइनस टी इंटू एल बाई आर और ये हो जाएगा लॉग आई, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट देते हैं। शुरुआत में आई क्या थी, कोई आई नॉट वैल्यू थी, बाद में कोई आई है ना, यहाँ पे टाइम 0 था, यहाँ पे कोई टाइम t है।
तो अपर लिमिट कितना हो गया आई को, लोअर लिमिट कितना हो गया आई नॉट। तो लिख देते हैं log ऑफ आई बाई आई नॉट। कैसे आया, log a माइनस log b, ये क्या हो जाएगा L बाई आर विथ माइनस टी। फॉर्मूला लिख देंगे I इज इक्वल्स टू आई नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई आर इंटू एल, इसी को लिखते हैं आई नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ एल। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो, भले ये रिजल्ट याद ना रहे, ये फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ एल, ये रिजल्ट हुआ। अब ये फॉर्मूला को ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए अगर, तो टाइम जब जीरो था, देख के लग रहा है ई टू पावर जीरो वन होता है, तो आई इज आई नॉट। ठीक है, ई टू पावर जीरो वन, आई नॉट इंटू वन इज आई नॉट। ओके, शुरुआत में करंट वो ट्राई कर रहे हैं कि भाई फ्लो करता रहे, उतना ही फ्लो करता रहे, जस्ट हम लोग स्विच चेंज शिफ्ट किए हैं। अब अगर टाउ इज इक्वल टू टाउ एल हो गया, ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा बच्चों, आई नॉट ई टू पावर टावल बाई टावल मतलब ई टू पावर माइनस वन। ठीक है, ये हो जाएगा 0.37 आई नॉट, मतलब 63% ऑफ करंट डीके कर गया। टावल वो टाइम है, अगर ग्रोथ सर्किट होता तो 63%, 63% ग्रो कर जाता जिस टाइम में, ये वो टाइम है। या फिर उसी टाइम में 63% डीके कर जाता अगर वो डीके सर्किट है। ठीक है, अगर टाइम टेंस टू इन्फिनिटी होगा बच्चों, तो आई विल टेंस टू जीरो। सिंपल सी बात है, ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 1 बाई ई टू पावर इन्फिनिटी लगभग जीरो की तरफ टेंड करेगा। अगर अपने इसके लिए ग्राफ बनाते हैं बच्चों, तो ग्राफ का शेप होता है आई वर्सेस टी का कुछ इस तरह का, एक्सपोनेंशियल डीके ग्राफ। इट्स एक्सपोनेंशियल डीके ग्राफ, जहां पे एम्पलीट्यूड है, स्टार्टिंग पॉइंट है आई नॉट, है ना, टाइम जीरो पे आई नॉट। ठीक है, और टाइम बीत रहा है, ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, जीरो को टच नहीं कर रहा है, टेंड कर रहा है। टेंडिंग ग्राफ ना बस इस लाइन को छूता नहीं है, बस टेंड कर रहा होता है। ये कर्व जा रहा है पर छूता नहीं है इसे। ठीक है, ये ग्राफ हुआ डीके सर्किट का। ओके, और अगर हम लोग ग्रोइंग सर्किट की बात करें, जो हम लोग ने ऊपर यहां पे बातें की थी भाई, जो हम लोग यहां पे बात कर रहे थे, है ना, सारे रिजल्ट की जो बात कर रहे थे यहां पर, तो अगर इसकी बात की जाए, इसका ग्राफ कैसा होगा, इक्वेशन था आई इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस टाउ एल। तो ग्राफ कैसा होगा, टाइम जीरो पर जीरो, टाइम जीरो पर जीरो, समय के संग इस तरह ग्राफ कुछ होगा। हम लोग बात जानते हैं कि जब टाइम इन्फिनिटी टेंड करती है बच्चों, तो आई टेंड करता है आई नॉट। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का, ये ग्राफ कुछ इस तरह का, ये टेंड कर रहा है आई नॉट को। इट्स आई वर्सेस टी ग्राफ बच्चों, ध्यान रखो। टाइम जीरो पर आई की वैल्यू आ रही थी जीरो, देख सकते हो ऊपर के नोट्स में। टाइम जब टेंड कर रहा था इन्फिनिटी, आई टेंड कर रहा था आई नॉट। और मैंने बताया जब टाइम हो रहा है टावल के बराबर, ये वो टाइम है जिसमें हो रहा है करंट 0.63 ऑफ द आई नॉट। ठीक है, और जरूर से ध्यान रखना, जब कभी हम लोग स्विच जस्ट ऑन करते हैं ग्रोइंग सर्किट में, तब इंडक्टर मान लो दम लगा के अपोज करता है करंट के चेंज को, करंट के फ्लो को। और जब जस्ट हम लोग लास्ट में बहुत देर तक लगा रहने देते हैं, इंडक्टर दम लगा के पूरा दम छोड़ देता है, बोलता भाई जितना फ्लो करना है करो, आई एम राइट नाउ अ वायर ओनली, मैं बस एक तार हूं और कुछ नहीं। तो इसके साथ हम लोग इस वाले वीडियो को एंड करते हैं बच्चों। नीचे टेस्ट की लिंक है, उसे बढ़िया से देख लो। एलसी ऑसिलेशन और बहुत सारे कॉन्सेप्ट में बची हुई हम लोग बात करने वाले हैं एसी में। तो नेक्स्ट वाली जो सीरीज आने वाली वो आने वाली है एसी की। दिस मच, थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।